जरा सोचिए, पटना के अलावा बिहार के 3 और शहरों में मेट्रो दौड़ रही है। हर दूसरे जिले में एक अपना एम्स अस्पताल है और गंगा पर 20 नए पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ रहे हैं। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जो आज बिहार की हो सकती थी। लेकिन पिछले 10 साल में हमने विकास की इस संभावना को शराबबंदी के भेंट चढ़ा दिया है। ऊपर जो आपने नंबर देखा है वो कोई साधारण संख्या नहीं है। यह बिहार की विकास की वो कीमत है जो पिछले 10 साल में हमने शराबबंदी के नाम पर चुकाई है। 50,000 करोड़ का वो राजस्व जो आज बिहार की तिजोरी में होना चाहिए था, पर वो आज माफियाओं के घरों में तिजोरी भर रहा है। सवाल ये नहीं है कि नशा अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि जिस सुधार के नाम पर बिहार की अर्थव्यवस्था की बलि दी गई, क्या वो वाकई सफल हुआ? आज जब सरकार के भीतर से ही विरोध के सुर तेज हो रहे हैं, तब इस नीति के पोस्टमार्टम का वक्त आ गया है। आज हम केवल शराब की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस 50,000 करोड़ की जो बिहार की तिजोरी में होने चाहिए थे, पर आज माफियाओं की जेब में है। शराबबंदी की इस नीति पर अब केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार के भीतर से ही कई ऐसी आवाजें उठी हैं जो इसे व्यवहारिक बनाने की मांग कर रही हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता तो पहले से ही इसकी समीक्षा की बात करते रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछले साल 2025 में तब के पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया था जो इस कानून की स्याह परतों को खोल रहा था। राजू सिंह ने किसी नेता या सरकार के व्यक्तिगत विरोध में नहीं, बल्कि एक मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए यह स्वीकार किया था कि शराबबंदी ने बिहार के होटल और पर्यटन सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आईना दिखाया कि कैसे बड़े निवेश और फिल्म प्रोजेक्ट्स बिहार से मुंह मोड़ रहे हैं। राजू सिंह का यह बयान कोई खुलासा नहीं था, बल्कि सरकारी तंत्र के दर्द की झलक थी। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि शराबबंदी ने बिहार के होटल और फिल्म उद्योग की कमर तोड़ दी है। कॉर्पोरेट कंपनियां मीटिंग्स के लिए पटना आने से कतराती हैं। फिल्म क्रू बिहार के बजाय यूपी या झारखंड चले जाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें गुजरात मॉडल की जरूरत है, जहां पर्यटकों के लिए परमिट है। जब सरकार का अपना ही मंत्री यह कहे कि हम पिछड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बदलाव का वक्त आ गया है। और अब शराबबंदी के 10वें साल में सत्ता पक्ष के अपने ही लोगों ने जब भरी विधानसभा में मांग उठाई कि नीतीश जी अब तो इस नीति की समीक्षा करिए। यह मांग सिर्फ इसलिए नहीं थी कि लोगों को शराब पीने की छूट मिले, बल्कि इसलिए थी कि इस कानून की आड़ में बिहार में पैर पसार चुके माफिया की कमर तोड़ी जाए। यह मांग इसलिए थी कि नकली शराब और सूखे नशे की वजह से हो रही त्रासदियों से लोगों को बचाया जाए। यह मांग इसलिए थी कि सरकार को शराब से जो आमदनी हो रही थी और जो अब माफिया के पास जा रही है, उसे वापस सरकारी खजाने में लाया जाए, जिससे बिहार का विकास हो। आइए अब उस आंकड़े पर बात करते हैं जो हर बिहारी को झकझोर देगा। शराबबंदी से पहले बिहार को करीब 3,100 करोड़ का राजस्व मिल रहा था। आज उसकी वैल्यू 15,000 करोड़ सालाना से ज्यादा होती। इसके आधार पर ही तमाम रिपोर्ट्स की बात कर ले तो साल 2016 से 2026 के बीच शराबबंदी की वजह से बिहार को होने वाला कुल राजस्व घाटा 50,000 करोड़ को पार कर चुका है। जरा रुकिए और सोचिए, इस विशाल राशि से बिहार क्या क्या पा सकता था। पटना जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट राज्य के अन्य शहरों में चल रहे होते, बिहार के पास 40 नए वर्ल्ड क्लास एम्स जैसे अस्पताल हो सकते थे। गंगा पर महात्मा गांधी सेतु जैसे 20 नए पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ सकते थे। यह रकम बिहार के शिक्षा विभाग के बजट के बराबर है। सरकार चाहे तो इस रकम से सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हो सकता था। आज बिहार विशेष राज्य के दर्जे और मदद के लिए हाथ फैलाता है, जबकि हमारा अपना 5,000 करोड़ का सालाना हक हर साल शराब माफिया के भेंट चढ़ रहा है। बिहार सरकार चुनावों के वक्त कई तरह की लुभावनी योजनाएं लेकर आती है, जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिर इन योजनाओं के लिए बजट पहले से जारी जनता के हित की योजनाओं से ही काट कर लाया जाएगा। ये वो योजनाएं हैं जिन्हें हम फ्री बीज कहते हैं, जिन पर हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। सरकार का तर्क है कि इससे अपराध कम हुए हैं। रिसर्च गेट की एक रिपोर्ट मानती है कि घरेलू हिंसा में कुछ कमी आई है,
लेकिन क्या इसकी कीमत बिहार की पूरी न्याय प्रणाली का चरमराना है? आज बिहार की जेलों में बंद 12 लाख से अधिक लोगों में से ज्यादातर वो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिन्हें बेहतर जिंदगी का सपना दिखाया गया था। 8 लाख से ज्यादा केस अदालतों में लटके हैं। शराब बंद नहीं हुई, बस वो अब अवैध, महंगी और जहरीली हो गई है। क्या ऐसी नीति को सफल कहा जा सकता है जो राज्य को, गरीब और अपराधियों को और भी अमीर बना दे? हम यहाँ शराब पीने की वकालत कतई नहीं कर रहे। नशा एक सामाजिक बुराई है, लेकिन क्या टोटल बैन ही इसका जवाब है? गुजरात ने दिखाया है कि कैसे परमिट सिस्टम और रेगुलेशन के जरिए राजस्व, पर्यटन और सामाजिक मर्यादा के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। बिहार को आज भावनाओं को नहीं, आंकड़ों और हकीकत की जरूरत है। बिहार से पहले भी देश दुनिया में कई जगह कई बार शराबबंदी की गई, लेकिन हर बार यह असफल रहा और आखिर में सरकारों को शराबबंदी को वापस लेना पड़ा। साल 2022 में ही मणिपुर में अपने यहाँ 30 सालों से जारी शराबबंदी में बड़ी ढील दी। और मजे की बात जान लीजिए, जिस जदयू के नेता बिहार में शराबबंदी को नैतिकता का पैमाना बताते हैं, वही जदयू मणिपुर में उस सरकार की सहयोगी रही जिसने शराबबंदी को कमजोर किया। क्यों? क्योंकि वहां सरकार को करीब 700 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने वाला था। तो क्या बिहार के विकास के लिए वही राजस्व जरूरी नहीं है? और तो और विडंबना देखिए, शराबबंदी से बिहार का राजस्व तो गया ही है, इस कानून को लागू करने के लिए ही पुलिस, ड्रोन और स्पेशल फोर्स पर ही सरकार हर साल 1000 करोड़ के करीब अलग से खर्च कर रही है। साल 2023 में ही देश भर के शराब निर्माता कारोबारियों के संगठन CIABC ने भी बिहार सरकार से शराबबंदी हटाने की मांग की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम अपनी फैक्ट्रियों में आधे कर्मियों के तौर पर बिहार की महिलाओं की भर्ती करेंगे, जिससे उन्हें सीधे तौर पर रोजगार का लाभ मिले। साथ ही शराब उत्पादों पर एक निश्चित टैक्स लगाने की भी बात कही, जिससे मिलने वाली रकम से राज्य में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों को मदद की जा सकेगी। वक्त आ गया है शराबबंदी की इस जिद को हटाकर एक ऐसी व्यवहारिक नीति अपनाई जाए जिससे बिहार का पैसा बिहार के विकास में लगे, न कि काले बाजार की जेब में। क्या बिहार को अब अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए? क्या 50,000 करोड़ का यह बलिदान व्यर्थ गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये आंकड़े हर बिहारी तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।